करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर खास हमला किया है। अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके की विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, उसको लेकर उन्होंने करारा जवाब दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता साथ ही पूर्व सांसद संजय निरुपम जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अग्निवीर जो है योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का तो यह भी कहना है कि हमारी सत्ता आने के तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर हम दोबारा से वही पुरानी जो पैटर्न था उसको लागू कर देंगे और इसको रद्द कर देंगे। प्रधानमंत्री ने आज काफी सारी चीजें कही, आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, अग्निवीर और अग्निपथ योजना एक प्रारंभ से ही विवादों में रही है और प्रधानमंत्री जब इतना विशेष आग्रह के साथ कह रहे हैं कि इस योजना से हमारे देश के नौजवानों को और सशस्त्र बलों को विशेष तौर पर फायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अब प्रधानमंत्री के इस आग्रह को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि अभी तक सचमुच पता नहीं है कि अग्निवीर योजना के बाद इसका एकदम से रिजल्ट क्या होगा। एक दिन राजनाथ सिंह संभवतः बोल रहे थे, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, कि पूरी दुनिया में बहुत कम एज में ही बच्चों को, नौजवानों को आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। पूरे आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, बल्कि कई जगह तो कंपलसरी है कि हर व्यक्ति को सेना में जाना ही चाहिए और कम उम्र में ही चले जाना चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है उसी से मिलती जुलती ये योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे एक सैनिक प्रशिक्षण लें, एक सैनिक अभ्यास लें और उसके बाद वहाँ से निकल करके अपना फिर करियर तय करें। दूसरी बात यह है कि जो बाकी सारी जो सरकारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं में सरकार ने अग्निवीर के जो नौजवान हैं उनके लिए 10% के आसपास एक रिजर्वेशन रख दिया उनकी नियुक्तियों पे। तो वो जो अग्निवीर, पहले जो चिंता थी कि अग्निवीर 4 साल बनेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसका जवाब सरकार दे रही है। तो विपक्ष की तमाम आलोचनाओं को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हुए सरकार ने अग्निवीर योजना कैसे कामयाब हो और इससे हमारे नौजवानों को कैसे फायदा हो और सशस्त्र बलों को कैसे फायदा हो, इस दिशा में काम कर रहे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विशेष आग्रह है इसको स्वीकार करती है। विपक्ष को इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है, चूंकि पेंशन नहीं देना है आने वाले सैनिकों को, इस वजह से ये योजना लेकर आए हैं। तो अगर 30 साल बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या 30 साल बाद जब मोदी की उम्र 105 साल की हो जाएगी तब इन लोगों को पेंशन मिलेगा? और उस पेंशन के पैसे को बचाने के लिए मैं ये जो है चीजें कर रहा हूं। इस एंगल को किस तरीके से देखते हैं, पेंशन को लेकर खास तौर पे जो सवाल उठाए? ये बड़ा बोगस तर्क है, इसलिए कि अग्निवीर योजना के साथ साथ जो एक नियमित भर्ती प्रणाली है सेना में, वो तो बंद नहीं हुई है। तो नियमित भर्ती प्रणाली तो जारी है। इसका मतलब नियमित भर्ती प्रणाली जब जारी है तो सेना के जो जवान हैं वो एक फुल टाइम सर्विस के बाद वो रिटायर भी होंगे और उनको पेंशन भी मिलेगा। तो पेंशन बचाने का कोई इसके पीछे कोई उद्देश्य मुझे नहीं लगता। ये विपक्ष का बहुत ही घटिया और एक राजनीति से प्रेरित तर्क है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर विपक्ष की पहली जो सरकारें रही हैं, उस समय तत्कालीन के जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि 500 करोड़ रुपए जो है इस पर एक्स्ट्रा खर्च होते। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार की तरफ से दिया गया है। इस तरीके की बातें भी प्रधानमंत्री ने करते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को निशाना साधा है। आप इसको किस तरीके से? OROP एक अरसे से बड़ी भारी विवादों में रहा विषय रहा है। मुझे याद आता है कि अडवाणी जी जब विपक्ष में हुआ करते तब भी वो इस मुद्दे को लेकर के हमेशा खड़े होते थे। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका थी इसमें कि OROP को लागू किया जाए, वन रैंक वन पेंशन। फिर कांग्रेस पार्टी ने भी कमिटमेंट दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे 10 साल तो लागू नहीं कर पाई। उसके बाद फिर सरकार चली गई, फिर मोदी जी आए, फिर नई सरकार बनी और नई सरकार ने आखिरकार ये बीड़ा उठाया और OROP को लागू किया है। तो एक बार जब OROP लागू हो गया तो हमारे देश के जो एक सर्विसमैन हैं वो अपने आप में बहुत प्रसन्न हैं कि सबके लिए वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था हो गई है और उसके तहत उन सबको आर्थिक लाभ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की तरफ से इन विषयों को राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सर, अब महाराष्ट्र की राजनीति में बात करते हैं। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि खासतौर पे अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा है कि आप 225 से लेकर 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दीजिए। महागठबंधन होता है, हम किसी के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसके साथ हमारा गठबंधन होता है, उसको साइडलाइन कर दीजिए। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास है, उसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि संजय
राउत भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी शर्त के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने समर्थन दिया था, ये एक दूसरा एंगल है महायुति को फायदा पहुंचाने का। किस तरीके से? सर्वप्रथम राज ठाकरे अपनी एक स्वतंत्र पार्टी चलाते हैं और इस नाते वो कितनी सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ये उनका अपना फैसला है और उस फैसले के ऊपर किसी को ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने 250 सीटों पर लड़ने की बात की, वो 288 सीटों पर भी लड़ सकते हैं, उससे ज्यादा अगर होते तो उससे ज्यादा सीटों पर भी लड़ लेते, ये उनका फैसला है। रह गई बात उनकी अपनी जो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग की, तो हर चुनाव में राज ठाकरे अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। अगर पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति को और एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके 5 साल पहले आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। तो हर चुनाव में अपनी भूमिका बदलते रहते हैं, इसलिए उबाठा के लोगों को पिछली भूमिका के आधार पर कोई भाष्य करने का अधिकार नहीं है। सच यह है कि जिनके साथ आज उबाठा वाले हैं, कभी उनके साथ भी राज ठाकरे हुआ करते थे। सर, आपको क्या लगता है आने वाले जो है चुनाव में, चूंकि खासतौर पर मुंबई और आसपास के रीजन हो, चाहे संभाजीनगर हो, नासिक हो, इन सब जगहों पर राज ठाकरे की पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व रहा है, तो मराठी वोट बैंक उनके साथ भी माना जाता है, तो अगर वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं तो डैमेज किसको ज्यादा होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि राज ठाकरे का जो जनाधार है वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया है, उसके हिसाब से उनकी जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी है मतदाताओं के बीच में, वो बहुत कम हुई है और इस आधार पर उनको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे और किसी एक पक्ष को या किसी एक गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा देंगे। मुझे लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज़्यादा हम सोच रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल सर, अंधेरी की ईस्ट की ही एक जो है सर गोल्ड कंपनी थी, वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उबाटा के जो है एक लोकल जो नेता थे, वहां पर उन्होंने जो है अपने ग्रुप के साथ गए हैं और हंगामा किया है, क्योंकि एक एड उस कंपनी की तरफ से, गोल्ड कंपनी की तरफ से निकाली गई थी, जिसमें नॉन महाराष्ट्रियन जो है लोगों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। उस पर इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में रहकर आप मराठी लोगों को कैसे तरजीह नहीं देकर नॉन महाराष्ट्रियन को जॉब पे रख सकते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक मराठी वोट पाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो सर्वेज आए हैं उसमें यह दिखा है कि लोकसभा चुनाव में मराठी प्रॉपर जो वोट बैंक बाला साहब ठाकरे के साथ था, उस समय उनके साथ खिसक गया है और दूसरी कम्युनिटी के वोट उबाटा को कहीं ना कहीं। देखिए, महाराष्ट्र में कोई भी कंपनी अगर किसी को नौकरी देना चाहती है तो उसका स्वागत है और नौकरी देते समय भाषा और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर माना जाता है कि मराठी लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे में कोई एक गोल्ड कंपनी निकल के आती है और वो इस प्रकार का विज्ञापन देती है कि उसको नॉन महाराष्ट्रियन ही चाहिए, इसका मतलब जानबूझ के आ बैल मार मुझे वाला प्रकरण उन्होंने पेश किया है। तो उस गोल्ड कंपनी को सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर कंपनी चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके बाद आप योग्य और अयोग्य के आधार पर एक फैसला कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि महाराष्ट्रियन कोई हो या नॉन महाराष्ट्रियन हो, उसको इस आधार पर लिया जाए, ताकि इस आधार पर लिया जाए कि उसकी कोई भाषा है या उसकी कोई जाति है, इस आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। वो योग्य है तो बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, यहाँ के जो स्थानिक लोगों का एक आग्रह रहा है कि यहाँ की नौकरियों में एक प्रकार का अघोषित तौर पे ही सही एक रिजर्वेशन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्रियन लोगों को या जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का 15 साल से रहने का, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है ये वाजिब सोच है और इस सोच का सम्मान सभी प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के लोगों को करना चाहिए। राजनीतिकरण होना चाहिए इन सारी मुद्दों को लेकर, जो है एक स्टंट करना चाहिए, आपको लगता है? जैसे माफीनामा लिखवाना और जाके हंगामा करना, मतलब कानून को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी कंपनी ने इस प्रकार की गलती की है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, लोकल पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन कोई भी पार्टी का व्यक्ति कानून हाथ में लेकर के जाके मारामारी करना, तोड़फोड़ करना, उसके बाद माफीनामा लिखवाना या फिर किसी को धमकी देना, इंटिमिडेट करना, ये सारी चीजें गलत हैं और इसका समर्थन मैंने कभी नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। और इसका जो लोग ऐसी हरकत जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निरुपम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जबरदस्ती किसी के साथ कोई माफीनामा नहीं लिखवाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी जो अंतर है उसमें नहीं करना चाहिए भाषा, धर्म या जाति के आधार पर। जो कंपनियां ऐसा करती हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।